हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएम क्लासेस। हम एमपी कांस्टेबल के ओल्ड पेपर्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जो थर्ड टॉपिक है साइंस एंड सिंपल अर्थमेटिक उसको डिस्कस करेंगे। जैसे बिना देरी करते हुए हम पहले ही क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वर्ग का क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? 101 सहित 1/400 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की भुजा की लंबाई है। क्या दिया है हमें? एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। भुजा गुणा भुजा मतलब क्या है? ए स्क्वायर। अगर भुजा ए है तो उसका ए मल्टीप्लाई ए बराबर क्या हो गया? ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी दी है? 101 सहित 1/400। 101 सहित 1/400 के हम सिंपल सॉल्व कर लेते हैं कि इसकी मतलब आसान फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, भिन्न वैल्यू क्या होगी। जैसे इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है कि 101 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 400 से और फिर प्लस कर देना इसमें। कैसे? 400 मल्टीप्लाई बाय 101 प्लस 1। 400 को जब 101 में मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये कितना आएगा? 400 प्लस 1, ये कितना हो गया? 40401, ये आ गया। तो ए स्क्वायर बराबर अपना कितना हो गया? 40401 और हर में कितना है? 400। 4 से हम पहले क्या करते हैं, 4 से हम इसको डिवाइड करते हैं। 4 से आप जैसे ही अंश को डिवाइड करोगे तो कितना? एक बार गया 0, एक बार गया, फिर अपना आया 0, फिर आया 0 क्योंकि भाग आपका जान ही रहा है, फिर 2 बार गया और फिर 5 बार। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 101। नीचे है 200, तो ऊपर क्या आ जाएगा? दशमलव में 2 आगे बढ़ जाएगा, 101.0025। ये लगभग कितना है? 101। ए स्क्वायर बराबर कितना है? 101। और हमें ए का अंडर रूट, तो ए का वर्ग, एक मतलब 100 का वर्गमूल तो हमें पता है, 100 का वर्गमूल होता है 10 लगभग। तो ये क्या है? 101। 101 का लगभग होगा 10 से थोड़ा सा ज़्यादा। और 10 से थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्शन कौन से में है? देखो ये 10.2, ये तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया लगभग। ये हो रहा है फोर्थ ऑप्शन। देखोगे अब जैसे क्या है? 10.05। ये थोड़ा मामूली से ज़्यादा है क्योंकि 100 से 101 कितना है? मात्र एक ही तो ज़्यादा है, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही होगा। अंदाज़ा लगा के भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ए स्क्वायर बराबर 101 को। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में? निम्नलिखित में से कौन सा 5/7 - 6 का व्युत्क्रमांक नहीं है? व्युत्क्रमांक नहीं है पूछा है, तो हम देखते हैं पहले कि व्युत्क्रमांक कौन कौन से हैं। जैसे 5/7 - 6 है, 5/7 - 6, इसका व्युत्क्रमांक लिखोगे आप तो कितना हो जाएगा? 7/5 - 6। 7/5 - 6 हो गया इसका व्युत्क्रमांक। इसको आप अलग अलग तरीके से लिखो। जैसे ये हो जाएगा 7 - 6 अपॉन 5 - 6, मतलब बी ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि ये तो व्युत्क्रमांक है। और आगे देखोगे आप 7/5 - 6, ये भी व्युत्क्रमांक में लिखा है, मतलब ये तो हो गई। ये भी व्युत्क्रमांक होगा, मतलब ये सही आंसर तो है नहीं क्वेश्चन का। अब 7/5 - 6 ऐसा लिखा है, इसको उल्टा करके लिखें। जैसे उल्टा करके मीन्स ये -6 को, तो ये क्या हो जाएगा? 5/7 और ये प्लस में हो जाएगा 6, मतलब डी ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। इस तरीके से भी, ये तीनों तरीके से आप क्या करोगे, इनका व्युत्क्रमांक लिखा जाएगा। पर ये जो है, ये पहला नंबर का ऑप्शन, ये व्युत्क्रमांक नहीं, ये सिंपल इसी तरीके से लिखा है। जैसे मैं बताता हूँ, क्या 5/7 - 6 है, 5/7 - 6, इसको अगर उल्टा लिखोगे 7/5, तो माइनस की जो घात है वो हो जाएगी प्लस में, 7/5 6। ये सिंपल लिखा हुआ है, मतलब ये और ये इक्वल है, व्युत्क्रमांक नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम। क्या दिया है? x + b अपॉन a - b इक्वल टू x - b अपॉन a + b। तो x का मान निकालना है हमें कि x का मान क्या होगा। x का मान हम निकालते हैं कैसे? x + b, और हम क्या करते हैं, a वाली जो a - b और a + b को एक ही साइड ले जाते हैं। ये नीचे से क्या जाएगा? ऊपर, a - b अपॉन a + b, और ये ऊपर से जाएगा नीचे, मतलब x - b। अब देखो इसको क्या हो रहा है, x + b इक्वल टू a - b अपॉन a + b। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और अलग तरीके से लिखते हैं, x + b x - b। ऊपर भी हम -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, और नीचे भी -1 का मल्टीप्लाई, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? तो ये कितना आ जाएगा? -a + b और -a - b, क्योंकि हमने ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई किया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखना, अब हम क्या करते हैं कि दोनों समीकरण को कंपेयर करते हैं। जैसे देखो, यहाँ प्लस भी है, यहाँ भी प्लस भी है, यहाँ माइनस भी है, यहाँ भी माइनस भी है। इसका मतलब क्या होगा कि b बराबर b है, तो x बराबर क्या होगा अपना? x बराबर होगा कितना? -a। x बराबर -a, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। आप चाहो तो इसको इस तरह कंपेयर करे बिना भी आप सॉल्व कर सकते हो। उसमें करना क्या होगा आपको,
कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इसका ही इसमें मल्टीप्लाई और एक समीकरण बन जाएगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें काफ़ी टाइम बर्बाद होगा। इसलिए डायरेक्ट आप सिंपल कंपेयर कर लो, x बराबर क्या होगा -a इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि ए बी और सी डी दो समानताएं रेखाएं हमें दिख रही हैं, जैसे ए बी एक रेखा है, सी डी दूसरी रेखा है, दोनों समानताएं हैं। अनुप्रस्थ रेखा जो कि क्या है पी क्यू है, वो क्या कर रही है ए बी को ई और सी डी को एफ पर काटती है। ए बी को क्या कर रही है ई पे काट रही है और सी डी को एफ पर काट रही है। यदि एंगल ए ई पी बराबर बाई है, अगर एंगल ए ई पी बराबर क्या है वाई है, एंगल पी भी बराबर एक्स है, एंगल पी भी हम देखते हैं कहाँ बन रहा है, ये रहा पी ई वी बराबर क्या आ रहा है एक्स है, और एंगल डी एफ क्यू, एंगल डी एफ क्यू, डी अपना रहा ए एफ क्यू मतलब ये वाला एंगल, एंगल डी एफ क्यू बराबर 3x है। तो बाय का मान है, तो बाय का हमें मान निकालना है। देखो हमें साफ साफ दिख रहा है अलग ही, क्या हो रहा है कि ये जो 3x है इसके अपोजिट में ये वाला एंगल है, मतलब ये दोनों तो बराबर ही होंगे, ये विपरीत कोण है इसलिए ये 3x ही होगा। ये बाय का विपरीत कोण ये y ही होगा, x का विपरीत कोण ये है x। तो होगा क्या, देखो जैसे ए बी एक लाइन है, ए बी लाइन पे क्या हो रहा है x और y एंगल बन रहे हैं, मतलब दोनों एंगल का सम क्या होगा x प्लस वाई बराबर कितना होगा 180 डिग्री हो रहा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमने देखा। दूसरा क्या दिख रहा है हमें कि जो 3x एंगल है और जो x एंगल है, ये 3x और x एंगल ये दोनों क्या है, इन दोनों का सम क्या होगा 3x प्लस x बराबर भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। 4x बराबर कितना आ गया अपना 180 डिग्री, इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। x बराबर 45 है तो y बराबर कितना होगा, इसमें पुट करते हैं हम, इस वाली पहली वाले समीकरण में वैल्यू रखते हैं, तो 45 प्लस y बराबर 180 डिग्री, तो y बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 45 डिग्री, और 180 में से 45 जाएगा तो कितने बचेंगे 135 डिग्री, मतलब y बराबर कितना होगा 135 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक हमें समीकरण टाइप का दिया गया है, क्या है कि देखो ये अलग ही दिख रहा है हमें कि इसमें हो क्या रहा है कि ऊपर अंश में देखोगे आप तो क्या हो रहा है 155 का क्यूब माइनस 55 का क्यूब अपॉन में क्या हो रहा है 155 का स्क्वायर प्लस 155 इंटू 55 प्लस 55 का स्क्वायर। ये देखोगे आप तो अब मैं अभी आपको बताता हूँ इस किसकी तरह सिमिलर लग रहा है। जैसे आपको अगर पता हो कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, इसका मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हम ये दोनों को कंपेयर करें, ये पहले इसको और ये लास्ट में हमारी इस समीकरण को, तो आप देखोगे कि ए बराबर क्या आ रहा है, ए बराबर आ रहा है 155, बी बराबर आ रहा है आपका कितना 55, मतलब इसका आंसर क्या होगा इस वाले समीकरण का ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी बराबर क्या होगा 155 माइनस 55 बराबर कितना 100 होगा इसका आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर 2 होगा सही आंसर इसका। नेक्स्ट मूव करते हैं हम 6 नंबर के क्वेश्चन पे। क्या एक रिलेशन दिया गया है कि एस्ट्रोजन है जो अंडा से रिलीज करता है, तो टेस्टोस्टेरोन कौन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन को क्या करता है कौन रिलीज करता है, टेस्टिस रिलीज करती हैं, टेस्टिस रिलीज करती हैं। और टेस्टिस कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है, मतलब ब्रिडसन इसको रिलीज करता है, किसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, और अंडा से किसको एस्ट्रोजन को। ये फीमेल में रिलीज होती है और ये मेल हार्मोन है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे। क्या बोला है इन्होंने कि नरम मिट्टी से निर्मित निपटान योग्य कप कुल्हड़ वाली जो चाय होती है को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, क्योंकि कि हम ये जो कुल्हड़ हैं उनको प्रोत्साहन क्यों नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये तो मिट्टी से बने हुए, इनको प्रोत्साहन नहीं देने का कारण हम देखते हैं। पहला नंबर इन्होंने क्या बोला ऑप्शन में, ये अस्वच्छ होते नहीं, ये तो शुद्ध होते हैं क्योंकि ये तो मिट्टी से बने हुए। ये निम्नीय पदार्थों से बने होते हैं, ऐसा भी नहीं है, ये जो कि नॉन डिग्रेडेबल नहीं ऐसा नहीं, इनको फिर से पुनः यूज किया जा सकता है क्योंकि ये तो मिट्टी से बने हुए। उन्हें बड़े पैमाने पर बनाने से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का नुकसान होगा, हाँ ये होगा सही आंसर। क्योंकि क्या होगा कि जब हम इसकी मिट्टी का यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे उसकी ऊपरी परत का उपयोग कर लेंगे, उससे क्या होगा कि मिट्टी को नुकसान होगा, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम। क्या बोला है, एक छात्र जब 30% अंक प्राप्त करता है तो 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। क्या हो रहा है 30% अंक जब छात्र ने प्राप्त किए
तो क्या हो जा रहा है, वो फेल हो जा रहा है कितने अंकों से, 50 अंकों से फेल हो जा रहा है। मतलब अगर 50 और उसको आ जाते अंक तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। और पासिंग मार्क्स मतलब इसका मार्क्स आ जाते उसके, अगर 50 नंबर और उसको मिल जाते। फिर क्या बोला है अगली लाइन में, एक अन्य छात्र जब 230 अंक प्राप्त करता है, छात्र के कितने अंक प्राप्त हुए, 230 अंक प्राप्त हुए, तो 30 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तो वह क्या हो रहा है कि 30 अंकों से उत्तीर्ण हो गया है। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, मतलब उसके 30 नंबर उसके पासिंग मार्क्स से ज़्यादा आ गए। इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितने थे, 200 मार्क्स जो थे वो पासिंग मार्क्स थे, और 30 उससे ज़्यादा आ गए। इसका मतलब इसको कितने आए, 230 मार्क्स आए। तो क्या बोला है, तब निम्न में से कौन से कुल अधिकतम अंक हैं, अधिकतम अंक कितने हैं ये हमें देखना है। और हमें क्या दिख रहा है कि इन्होंने क्या बोला है कि 50 अंक और जाते, मतलब 30% से 50 अंक और ज़्यादा जाते तो 200 मार्क्स हो जाते, मतलब पासिंग मार्क्स आ जाते। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो 30% बराबर कितना है, 150 मार्क्स हैं, क्योंकि 200 में से आप क्या करो 50 माइनस कर दो तो 150 होंगे। और इन्होंने क्या पूछा है, तो 6% मार्क्स बराबर क्या हो जाएगा, 100% मार्क्स बराबर हो जाएगा 150/30 मल्टीप्लाई बाय 100। और 30 से हम इसको डिवाइड करें, 5 15, मतलब 500 मार्क्स जो हैं वो होंगे अधिकतम मार्क्स, 3 नंबर, मतलब 500 में से 500 पूर्णांक मार्क्स हैं जिसमें से कई बच्चों को मार्क्स प्राप्त हो रहे हैं। इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 500। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्या बोल रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है, ओके, एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा तक की लंबत दूरी है। एक क्या है, एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा बन रही है, जीवा बन रही है, क्या हो रहा है, 8 सेंटीमीटर की एक जीवा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोल रहा है कि वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा तक की लंबत दूरी है, मतलब सेंटर से यहाँ तक की दूर है, जीवा तक की दूरी कितनी है, लंबत दूरी, मतलब ये दोनों क्या एक दूसरे पर लंबत है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो इनकी दूरी कितनी है, इसकी वैल्यू निकालना है। जैसे ओ और इसको मान लो हम ए पॉइंट, ओ ए की वैल्यू निकालनी, और हमें क्या दिया है कि इसकी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दी हुई है, त्रिज्या अगर मैं बनाऊँ, त्रिज्या कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब भी लंबत हम डालते हैं किसी भी जीवा पे, तो होता क्या है कि लंबत हमेशा किसी भी जीवा को दो भागों में, इक्वल भागों में बांट देती, मतलब ये भी होगी 4 सेंटीमीटर और ये भी पोर्शन भी होगा 4 सेंटीमीटर, और टोटल होगी 8 सेंटीमीटर, हमें दिख ही रहा है। तो हमें क्या निकालना है, ओ ए निकालना है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण कितनी है वैल्यू, 6 का स्क्वायर, मतलब 6 दी हुई है, लंब मतलब ओ है, ओ ए का मान हमें निकालना, ओ ए स्क्वायर, और आधार कितना है 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर आ रहा है 36, और 4 का स्क्वायर 16, और 36 में से 16 अपने गए तो क्या बचेगा 20। तो ओ ए स्क्वायर बराबर हो गया कितना 20, ओ ए बराबर हो जाएगा ये क्या, √20, √20 मतलब कितना हो जाएगा ये, इसको और आगे लिखें तो ये क्या हो जाएगा, 5 चुको 20 है ना, 5 और 2 आ जाएगा बाहर, अंदर बच जाएगा सिर्फ √5, 2√5 इसका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्या बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या ये हो रही कि वृत्त की अधिकतम जीवा की लंबाई है। अधिकतम जीवा मतलब कब बनेगी, अधिकतम जीवा तब बनेगी जब वो क्या करेगी, उसके व्यास से ही होकर गुजरेगी। अगर ये त्रिज्या 10 सेंटीमीटर थी तो ये वाली त्रिज्या भी 10 सेंटीमीटर, मतलब टोटल इसका जो डायमीटर है, जो व्यास है वो कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर होगा। 20 सेंटीमीटर ही क्या होगा, इसका आंसर होगा, मतलब थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। अगर आपको कभी भी पूछें कि वृत्त की अधिकतम जीवा की लंबाई क्या होगी, वो उसके व्यास के बराबर ही होती है, अगर सर्कल में पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। क्या बोला है कि आज वर्षा होगी, इसकी प्रायिकता 0.55 है। क्या दिया है, प्रायिकता दी हुई है कि वर्षा होगी, उसकी प्रायिकता है 0.55। तो हमें क्या पूछा है कि इसकी प्रायिकता है कि आज वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब वर्षा नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस 0.55, और 1 में से 0.55 गया तो कितने बचा, 0.45। इसको आगे भिन्न के रूप में सॉल्व करेंगे तो 45/100, और इसको हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 9 बार गया तो 5 दूनी 10, मतलब 9/20, 9/20 मतलब थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्या दिया है, 8 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े और 3 मीटर गहरे एक घनाभ गड्ढे को
₹20 प्रति मीटर क्यूब की दर से खोदने के लिए श्रम शुल्क क्या होगा? श्रम शुल्क क्या होगा ये हमें निकालना है। अब क्या है कि जब हम गड्ढे को खोदोगे तो गड्ढे को आपकी कोई भी लेबर जब खोदता है तो होता क्या है कि वो जितना गड्ढा उसको खोदेगा, जितना भी बड़ा गड्ढा वो खोदेगा उसको उतने ही रुपये, मतलब जितना गहरा गड्ढा वो खोदेगा उसको उतने ही रुपये मिलेंगे। और ये क्या कर रहे हैं, घनाभ के रूप में एक गड्ढे को खोद रहे हैं। घनाभ की क्या है, लंबाई दी हुई हमें 8 मीटर, चौड़ाई हमें दी हुई है कितनी 6 मीटर, और हमें ऊंचाई दी हुई है इसकी कितनी 3 मीटर। घनाभ के रूप में हमें गड्ढे को खोदना है और फिर बाद में हमें देखना है कि लागत कितनी आएगी। तो देखते हैं हम क्या करते हैं, घनाभ का आयतन निकालते हैं। गड्ढा खोदना मतलब आयतन, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है अपनी 8 मीटर, चौड़ाई है अपनी 6 मीटर, ऊंचाई अपनी 3 मीटर। अगर 8 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, और 48 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 144 मीटर क्यूब। मतलब घनाभ का आयतन आ गया 144 मीटर क्यूब। अब देखना है कि इसका श्रम शुल्क कितना होगा। तो श्रम शुल्क बराबर क्या होगा कि आयतन, जितना भी घना गड्ढे का आयतन है मल्टीप्लाई हुआ है कितना 25 रुपये प्रति मीटर क्यूब। तो आयतन कितना है अपना 144 और उसमें मल्टीप्लाई कर दो 25 रुपये का, क्योंकि 1 मीटर क्यूब को आपको खोदने के लिए कितने मिल रहे हैं 25 रुपये। तो आपको 144 मीटर क्यूब गड्ढे का जब खोदोगे तो उसमें कितने रुपए मिलेंगे, 144 मल्टीप्लाई बाय 25। 144 का जब मल्टीप्लाई करोगे आप 25 में, 25 को 4 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 25 चुक्को 100, 10 आया आपके हासिल, फिर 25 चुक्को 100, फिर आया 10 हासिल, मतलब कितना हो गया 0, मतलब 11 आ गए फिर हासिल, और 25 से कम 25, और 25 और 11 आपके कितने हो गए 3600 रुपये आपको मिलेंगे जब आप क्या करोगे 144 मीटर क्यूब गड्ढे को खोदेगे। इसका मतलब कौन सा नंबर का ऑप्शन सही होगा, 4th नंबर का ऑप्शन सही होगा, जिसमें क्या है 3600 रुपये आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं 13 नंबर के। क्या दिया है, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के वर्ग में उत्कीर्ण एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। क्या है कि एक वर्ग है, एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल, वर्ग का हमें क्षेत्रफल दिया गया है। वर्ग का क्षेत्रफल हमें कितना दिया है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। उसमें क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है और उसका क्षेत्रफल पूछा है हमसे। इसके अंदर हमारा एक वृत्त बन रहा है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है कि इसमें वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, मतलब ए स्क्वायर बराबर 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ए भुजा बराबर क्या हो जाएगा √288। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि ए बराबर है √288, मतलब ये थी अपनी टोटल, ये बराबर है 288, वो भी अंडर रूट। तो ये कितनी हो जाएगी a/2, a/2 हो जाएगी, मतलब क्या a/2 हो जाएगी किसकी, वृत्त की त्रिज्या, a/2 हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या πr², पाई आर का मान कितना है अपना a/2 का होल स्क्वायर, मतलब πa²/4, और पाई a² का मान कितना है 288, a² का मान कितना है 288, मतलब पाई मल्टीप्लाई बाय 288/4, और 4 से आप इसको जब डिवाइड करोगे 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, मतलब 72 पाई। 72 पाई क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। ये जो रेड शेडेड पोर्शन है इसका क्षेत्रफल होगा 72 पाई। ठीक है, 4th नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इन्होंने पूछा है क्या कि पीलिया होने की दशा से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो पीलिया होने की दशा, देखो मैं बताता हूँ क्या होता है कि यकृत होता है, जो यकृत क्या करता है, बाइल जूस को रिलीज करता है। बाइल जूस मीन्स क्या होता है, पित्त रस को रिलीज करता है। और अगर जो पित्तवर्णक जो होता है, पित्तवर्णक मतलब पित्त का जो कलर, उसकी मात्रा अगर ब्लड में, अगर खून में बढ़ जाए तो उसके कारण क्या होता है, पीलिया रोग होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब पीलिया रोग होता है तब कौन सा आपका अंग होता है जो कि प्रभावित होता है, तो यकृत आपका प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर इसका 1 है सही।
ठीक है, इसको भी आप याद रखना हमेशा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यकृत जो है ऐसा आता है कि बाइल जूस कौन रिलीज करता है या फिर पित्तरस कौन रिलीज करता है, तो कौन करता है, यकृत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं कि निम्न में से किस एक से सुनामी होने की संभावना होती है। सुनामी होने की संभावना होती है किससे? बिजली चमकने से तो नहीं होगी, वायु से भी नहीं होगी, हाँ अधोजल भूकंप से जरूर सुनामी आने की संभावना होती है। अंडर वाटर अर्थक्वेक से हमेशा सुनामी आने की संभावना होती है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं कि अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को कहा जाता है। अपशिष्ट जल प्रक्रिया की उपचार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मलजल शोधन या सीवेज ट्रीटमेंट। हम बोलते हैं ना सीवेज लाइन या मलजल शोधन, इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्या है 17। क्या बोला है कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है, कोई भी मोटा व्यक्ति जब अत्यधिक खाता है उसका ऊतक वसा से भर जाता है। कौन से वसा से भर रहा है? क्या मतलब? वसी ऊतक से भर जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं कि जब वायु में एल्कोहल दहन करती है, जब वायु में एल्कोहल दहन करती है तो ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। तो इन्होंने बोला है कि जब वायु एल्कोहल के रूप में दहन कर रही है, मतलब जल रही है, तो क्या होगा? रिलीज क्या होगी? ऊष्मा और प्रकाश दोनों रिलीज होंगे, मतलब पहले नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। और मैंने कल आपको बताया था, मतलब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ऊष्मछोपी होती हैं प्रक्रिया, ऊष्मछोपी जो अभिक्रियाएँ होती हैं उनमें क्या होता है? हमेशा ऊष्मा और लाइट रिलीज होती है, और बाकी का जो दूसरी जो ऊष्मा शोषी होती है उसमें ऊष्मा को शोषित किया जाता है, मतलब एब्जॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं 19वें नंबर के। क्या बोला है कि रेगिस्तान के पौधों में जल हानि की दर इसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है। कि जल जो हानि होती है किसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है? तो ये हमेशा याद रखना कि क्यूटिकल के कारण उपस्थिति होने पर कारण जो जल हानि दर है वो कम हो जाती है। क्यूटिकल होती क्या है? क्यूटिकल किसी भी पौधे में ऊपरी परत, उसके ऊपरी जो परत होती है मोटी, उसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा? दूसरा सही होगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन मूव करते हैं। क्या बोला है? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में ऊर्जा निम्न प्रकार के माध्यम से उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन क्या है? न्यूक्लियर एब्जॉर्प्शन, इससे नहीं होती। न्यूक्लियर फिजन से होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनमें ऊष्मा का संयंत्र होता है। कैसे होता है? जैसे हमने देखा होगा, आपको ने क्या पढ़ा होगा कि न्यूक्लियर जो रिएक्टर होते हैं उनमें किस एटम का यूज करते हैं हम? किस एटम का यूज करते हैं? हम लोग करते हैं यूरेनियम का। और यूरेनियम को क्या करते हैं हम? अगर फ्यूजन में देखा जाए, जो फ्यूजन या नाभिकीय विखंडन में देखा जाए, तो हम क्या करते हैं? यूरेनियम को तोड़ देते हैं, इसके 2 पार्ट में तोड़ देते हैं या 3 पार्ट में, इसको तोड़ दिया आपस में, तो इसको क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। इसी से क्या होता है? ऊर्जा रिलीज होती है, उसी को हम संयंत्र करके रख लेते हैं और उसका बाद में हम बिजली के रूप में उपयोग कर लेते हैं। तो यूरेनियम का अगर देखो आप, किसका एटॉमिक नंबर या फिर बोला जाए परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? परमाणु क्रमांक इसका होता है 92 और इसका परमाणु भार मतलब एटॉमिक वेट, परमाणु भार देखोगे इसका तो कितना होता है? 238। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं हम। एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आंख के बीच की आवश्यक न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम दूरी, ये फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था यही कई क्वेश्चन कि न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। 4th नंबर का इसका आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं हम। क्या बोला है? मॉसेस वेरोफाइट होते हैं जो इससे पहचाने जाते हैं। ये किससे पहचाने जाते हैं? तो इसका पहले नंबर का ऑप्शन देखते हैं, क्या लिखा है? प्रभावी स्पोरोफाइटिक और प्रवस्था, हाँ इससे पहचाने जाते हैं। पहला नंबर का ऑप्शन सही होता है। जैसे हम थोड़ा देखें कि ब्रायोफाइट के बारे में, तो ब्रायोफाइट क्या होते हैं? ब्रायोफाइट जो पौधे होते हैं वो अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ छायादार जंगल एवं जहाँ नमी हो, ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ की छायादार जंगल हो एवं नमी हो। और क्या होता है? और जो ये जो मॉसेस हैं, ये मॉसेस को हम देखें, इसका एक्स्ट्रा देखें, इसका यूज क्या होता है? इसका यूज हम एंटीसेप्टिक जो होती है, एंटीसेप्टिक के रूप में भी करते हैं। और ये जो मॉसेस होते हैं इनमें क्या होती है? जड़ें नहीं होती। जो मॉसेस होती है ना, इनमें जड़ें नहीं होती हैं। याद रखना ये सब पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ कि इनमें जड़ें नहीं होती हैं। तो जड़ी नहीं होती हैं मतलब इसमें कुछ तो होता होगा जिससे कि ये अपने न्यूट्रिशन को इंटेक कर सकें, तो न्यूट्रिशन ले सकें। क्या होता है इसमें? इसमें होता है क्या? सिराएँ होती हैं,
इसमें सिराएँ होती हैं, मतलब जो तंतु की तरह एक रचनाएँ होती हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? इनको हम बोलते हैं मूलांग। इसमें क्या होती है? मूलांग होते हैं जड़ें की जगह। मूलांग को अगर आप इंग्लिश में देखो तो इंग्लिश में बोलते हैं राइजोट्स। राइजोट्स होते हैं जो कि जड़ों की काम करते हैं, जड़ों की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्या बोला है कि मधुमेह के लक्षण है। मधुमेह में क्या होता है? कम पेशाब जाना, कम पेशाब नहीं, इसमें क्या होता है कि बारंबार आप पेशाब जाती हो और असामान्य प्यास लगती है। इसमें मधुमेह के लक्षण है, इसमें ऐसा होता है। और ये कौन सी वाली मधुमेह है? ये है डायबिटीज़। मधुमेह मतलब डायबिटीज़, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस। ये भी याद रखना कि कौन सी मधुमेह में ऐसा होता है, डायबिटीज मेलिटस में ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन मूव करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला है कि एक समचतुर्भुज के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? एक समचतुर्भुज है, ठीक है, समचतुर्भुज हम देखते हैं, पहले बनाते हैं एक समचतुर्भुज ए बी सी डी, समचतुर्भुज है, ठीक है। समचतुर्भुज मतलब रोम्बस इसी टाइप का होता है। ठीक है, क्या बोला है हमसे? नेक्स्ट पहला ऑप्शन नंबर देखते हैं। सभी भुजाएं समान होती हैं, सही है। समचतुर्भुज मतलब इसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए होगा। ठीक है। द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और विपरीत कोण समान होते हैं। दूसरे नंबर का ऑप्शन है कि विपरीत कोण इसके समान होते हैं। विपरीत कोण मतलब एंगल ए बराबर एंगल सी होगा, सही है। एंगल ए बराबर एंगल सी होगा और एंगल बी बराबर एंगल डी होगा। ये पॉइंट भी सही है। ये इसकी क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़ है इसकी समचतुर्भुज की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। हाँ, इसके विकर्ण देखता हूँ, मैं ड्रा करके बताता हूँ आपको कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ये भी सही है, इनके कोण जो होते हैं समान होते हैं। थर्ड ऑप्शन भी सही है। फोर्थ ऑप्शन क्या बोला है? आसन्न कोण एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं, एक दूसरे के पूरक नहीं होते, इन्होंने ऐसा बोला है। ये ऑप्शन इन्होंने गलत बोला है। क्यों? क्योंकि इनके जो कोण होते हैं एडजेसेंट कोण, जो कि एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी या फिर एंगल ए प्लस एंगल बी, इनका क्या होता है? 180 डिग्री मान होता है। मतलब ये क्या होते हैं? पूरक होते हैं। ये ऑप्शन मतलब गलत है, क्या बोलते हैं, फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्या बोला है 25 नंबर क्वेश्चन में? एट द रेट मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। तो एट द रेट का हमें मान दिखना है कि एट द रेट का मान क्या आएगा। ठीक है, जैसे इसको हम देखो क्या करते हैं, सपोज कर लो, मान लो आप, माना हमने कि x बराबर 1 है। जैसे x बराबर 1 हम पुट करते हैं। जैसे पहले हम देखते हैं कौन सी साइड, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब ये वाली। इसमें आप x का मान रखोगे 1, क्या आ जाएगा? ये 1 माइनस 4 प्लस 1 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा? 6 7 और 1 8, 8 माइनस 4 बराबर कितने हो गए आपके? 4 आ गया इसका आंसर। जैसे इसमें देखते हैं हम, अब क्या करते हैं हम, ये हमने राइट हैंड साइड में मान रखा है, अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में मान रखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मान रखेंगे, क्या हो जाएगा? एट द रेट मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? एक्स माइनस थ्री मतलब 1 माइनस 3। तो जो एट द रेट है मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3 मतलब -2। ये क्या आ जाएगा? -2 एट द रेट। हमारा लेफ्ट हैंड साइड के मान क्या आ गया? -2 एट द रेट। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होंगी, क्योंकि ये क्या है? एक समीकरण है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ रहा है? -2 एट द रेट बराबर क्या आ गया? 4। मतलब एट द रेट बराबर क्या होगा? 4 से हम जब -2 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा? -2। एट द रेट बराबर होगा -2। तो आप इसमें ऑप्शन में अब चेक करो कि -2 कब आ रही है वैल्यू, -2 कब आ रही है। जैसे हमने x का मान यहाँ पर 1 रखा, -1 किया, 1 माइनस 1 -2, 1 में से 1 गए तो 0 और -2 मतलब ये ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ये तो एक मैंने मानकर एक तरीके से करवाया, इसको अगर हम और दूसरे तरीके से करें जो कि हम आसानी से कर सकते हैं उस तरीके से भी। जैसे और दूसरी मेथड बताता हूँ मैं इसकी, मेथड नंबर 2 में क्या है कि हम देखो क्या कर रहे हैं, एट द रेट मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 3 बराबर क्या है? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। ठीक है, इसको क्या करो आप अलग तरीके से लिख लो।
इसको अलग तरीके से लिखते हैं हम, कैसे, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस x²। बात वही हुई, क्योंकि क्या लिखा है हमने, 4x² को हमने बांट दिया है थोड़ा सा कि 3x² माइनस x², और x को हमने क्या लिख दिया है 3x माइनस 2x, क्योंकि 3x में जब 2x जाएंगे तो कितना बचेगा, सिंपल x ही बचेगा प्लस 6। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इन दोनों में से हम लेते हैं किसको, x² को कॉमन, तो अंदर क्या बचा x माइनस 3। इन दोनों में से आप अगर माइनस एक्स को कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 3, और इन दोनों में से अगर आप -2 को कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 3। तो बराबर क्या हो गया, x माइनस 3 को हमने क्या लिया, कॉमन ले लिए बाहर सारे समीकरण में से, अंदर क्या बचेगा x² माइनस x अकेला और -2, और यहाँ पर क्या था एट द रेट मल्टीप्लाई में x माइनस 3। अगर x माइनस 3 से x माइनस 3 गया तो एट द रेट बराबर क्या हो रहा है x² माइनस x माइनस 2, मतलब इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही। ठीक है, हमने देख लिया था, दोनों मेथड है, आप चाहो तो इससे कंफर्टेबल महसूस करते हो तो आप इसका यूज करें, अदरवाइज पहली मेथड का भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं हम। क्या 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चंद्रमा की सतह के गहरे गड्ढों को क्या कहलाते हैं। चंद्रमा की सतह पर जो गहरे गड्ढे होते हैं उनको हम क्या, क्रेटर्स बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक पुष्प में जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं, जिसमें क्या हो कि नर अंग भी हो और मादा अंग भी हो, उसको क्या बोलते हैं, उभयलिंगीय पुष्प या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर उसको बोले जाते हैं। पहला नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं, का घनमूल है, इसका हमें घनमूल निकालना है -27 मल्टीप्लाई बाय 2744। ठीक है, घनमूल निकालते हैं हमें इसका घनमूल, तो -27 मल्टीप्लाई बाय 2744। अगर आप ये देखोगे -27 ठीक है -3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2744, ये कितना है 2744। 2744 को भी हम देखते हैं कि किसका क्यूब वगैरह होता है। जैसे अगर देखोगे आप 2744 क्या निकालते हैं हम, गुणनखंड निकालें अगर, तो हम क्या करते हैं पहले इसको 8 से डिवाइड करते हैं। 8 से आप इसको डिवाइड करोगे तो कितने बार, 3 बार, फिर 4, फिर 3, फिर क्या करो इसको 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करोगे तो 49, और फिर 7 से डिवाइड करोगे फिर एक बार गया। ठीक है, तो मतलब ये क्या हुआ कि मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में 7 का क्यूब, और 8 क्या है 2 का क्यूब, 8 क्या है 2 का क्यूब, मतलब और अच्छे से लिखूँ मैं -3 का क्यूब 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 7 का क्यूब, और ये क्या है घनमूल है, मतलब इसका मतलब क्या होगा -3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ये कितना हो गया 7 का मल्टीप्लाई किया 2 में तो 14, और 14 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो कितना 42, और -42 का आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं 29 नंबर के। ठीक है, क्या बोला है, निम्न में से एक आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है। सूखा प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है, पर ये जो शहरीकरण के लिए वनोन्मूलन मतलब शहरीकरण के लिए जो हम वन को काटते हैं उसको बोल रहे हैं ये प्राकृतिक आपदा, तो ये नहीं होगा, पहला नंबर का ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये तो हम खुद ही वनों को काट रहे हैं, क्योंकि शहर हमको मिसाना है। पहले नंबर का ऑप्शन नहीं होगा, मतलब पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला है कि एक गाँव की वर्तमान जनसंख्या 28,000 है, एक गाँव की वर्तमान जनसंख्या 28,000 है, यदि वह 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। अगर पहले ईयर में कितनी बढ़ी 5%, मतलब 105/100। अगर परसेंट को मैंने फ्रैक्शन में लिखा था 105/100, फिर क्या हो रहा है अगले साल फिर मतलब 2 वर्षों तक लगातार ऐसा हो रहा है, पहले साल बढ़ी 105 मतलब 105 इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया, और दूसरी बार में फिर बढ़ गई तो 105/100। ठीक है, पहले कितनी थी 28,000, फिर कितनी हो रही है 105% से बढ़ रही है, फिर अगली बार फिर से 105% से बढ़ रही है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। जैसे अब हमें करना क्या है 105 का मल्टीप्लाई 105 में करना है, 105 का मल्टीप्लाई 105 में। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, जैसे हमने क्या करो पहले 5 का मल्टीप्लाई 5 में करो, ये आ गया आपका 25, लास्ट में सिंपली 25 लिख लो या फिर पीछे 25 लिख लो, और देखो आगे क्या आ रहा है 10 आ रहा है। 10 से 1 बड़ा क्या होता है 11, 10 से 1 बड़ा होता है 11, और 11 में 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 110, 110/25 ये होगा इसका क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई का आंसर। और तो क्या हो रहा है यहाँ पर 28,000 मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा है 110/25,
बटे में क्या आ रहा है 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या हो रहा है 2 और 1 3, 3 जीरो थी अपनी, इससे काट दिए अपन ने। अब अपन में बचा 10, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं किसका 28 का मल्टीप्लाई करते हैं किसमें 11025 में 28 का मल्टीप्लाई। अगर आपको पहाड़ा आता हो 28 का तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। जब हम 28 का मल्टीप्लाई 11,025 में करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30,870। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका, थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। इस तरीके से हमने ये 30वां नंबर क्वेश्चन था जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी टाइप की जो भी सारे ओल्ड पेपर्स हुए हैं MP कांस्टेबल के वो सारे इन वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।